नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। साथियों, 5 राज्यों के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और खासकर जो सबसे अहम है वो है पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम। जो सबसे चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज़्यादा सीटों पे बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और इस पूरे घटनाक्रम पे हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनुज खरे जी के साथ। तो सर, क्या लगता है जो पश्चिम बंगाल के जो रुझान आए हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, क्या क्या वजहें रही? आदित्य, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पहली बात करें कि जहां कहीं टीएमसी ने अपनी पारी की शुरुआत की थी 65 सीटों के साथ, यानी मुस्लिम बहुल इलाके में जो 65 सीटें थी वो उनको डायरेक्ट मिल रही थी। सो उनकी शुरुआत, उनका खाता खुलता है 65 सीटों के साथ। जबकि अगर आप भाजपा की बात करें तो 294 में से 65 सीटें माइनस हो जाती हैं, यानी 230-35 सीटों के आसपास वो अपना खाता खोल के शुरुआत करते हैं। सो आप देखिए कि पहला कि जहां इनको 231 सीटों में से 148 सीटें जीतना थी, वहां पर टीएमसी 65 के साथ शुरुआत कर रही थी। सो पहला इक्वेशन तो हमको यह समझना चाहिए कि कहां पर दोनों पार्टियां खड़ी हुई थी। अब आप बात करते हैं कि इसके पीछे अगर बड़ा एक कारण देखें आप, सबसे बड़ा कारण आपको जो समझ में आएगा वो कारण होगा पोलराइजेशन का। लंबे समय से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि कैसे पोलराइज करें, क्योंकि उनके पास जो कार्ड था वो हिंदुत्व का कार्ड था। सो हिंदुत्व का कार्ड कहीं ना कहीं लंबे समय से ट्राई कर रहे थे कि ये वहां पर काम कर जाए। सो इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ काम कर गया उनका कार्ड। प्लस अगर दूसरी बात करें एसआईआर की, सो एसआईआर ने कहीं ना कहीं, अगर आप देखें, 93 लाख के आसपास वोटर्स माइनस किए अलग अलग रीजंस से। उनमें से लार्जली जो बड़ा चंक था वो चंक कहीं ना कहीं टीएमसी के पास था। टीएमसी के वोट बैंक थे, टीएमसी के लॉयल वोट बैंक थे। वो वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके हाथ से बाहर हुए। अगर उस समीकरण पर भी बात करें, सो पिछले इलेक्शन में यानी 2021 के विधानसभा इलेक्शन में जो एवरेज था हर सीट पर टीएमसी के जीतने का, 216 सीटें उन्होंने जीती थी पिछले बार, और एवरेज निकल कर आया था 33,000 वोट्स का एवरेज निकल कर आया था। तो अगर 33,000 में से आप ये जितना भी एसआईआर में माइनस हुआ है उसे माइनस कर दो, 57 लाख वोटर्स माइनस हो रहे थे। इनको अगर सीट पर डिवाइड किया जाए तो ऑलमोस्ट 33,000 जो पर सीट पे जीतने का जो एवरेज था वो घटकर 17,000 से भी कम रह गया था। और ऐसी 48 सीट्स थी जहां पर बीजेपी और टीएमसी के जीत के बीच का अंतर 4 से 5,000 था। यानी देखिए, बड़ी क्लियर कट एक स्ट्रेटजी उन्होंने सामने लाई थी। वो स्ट्रेटजी थी, जिन सीटों पर उनका होल्ड है उन सीटों पे तो काम करे ही करे, प्लस 4 से 5,000 जीत के अंतर वाली सीट पर फोकस कर लिया जाए। आदित्य, बिल्कुल। तो जो एक चीज़ हमने देखा, जैसे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी अगर 2011 पे हम चले जाएँ, जहाँ ममता बनर्जी फर्स्ट टाइम सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी का कोई वहाँ पे कैडर बहुत स्ट्रांग नहीं था। लेकिन ये जिस तरह से अभी बहुमत का आंकड़ा अब छूती हुई पार्टी नज़र आ रही है, तो ये 15 सालों में ऐसा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रही कि अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है? देखिए, बड़ी बात यह है, ऐसा हम कह जरूर रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, या 11 के बाद लगातार अगर आप देखें ग्रास रूट लेवल पर वो लगातार काम कर रहे थे। आरएसएस कहीं ना कहीं लगातार काम कर रही थी। सो वो ग्रास रूट लेवल पर कोशिश लगातार कर रहे थे। फिर अगर आप पॉकेट्स देखें, एक पॉकेट है नॉर्थ बंगाल का। नॉर्थ बंगाल में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, जलपाईगुड़ी के नीचे अलीद्वारपुर है। उसके अलावा गोरखा बेल्ट है। तो गोरखा बेल्ट है, गोरखा बेल्ट या बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो बेल्ट इनके काफी होल्ड में था, बीजेपी का बहुत होल्ड है वहां पर। सॉरी, दूसरा एक पार्ट है, उसको कहते हैं जंगल महल। सो जंगल महल काफी लगा हुआ है झारखंड के साथ, वहां पे बांकुड़ा है और छोटी छोटी सीट्स है। सो ये दो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे जहां बीजेपी ने कोशिश की। लेकिन बीजेपी की बड़ी प्रॉब्लम कहां जा रही थी? मालदा, मुर्शिदाबाद, जो मुस्लिम बहुल बेल्ट है, वहां पर बीजेपी को लगातार प्रॉब्लम हो रही थी। कहीं ना कहीं उनको दिक्कत जा रही थी कि यहां मैनेज कैसे किया जाए। सो आप देखेंगे एसआईआर में बहुत बड़ा अगर वोट चंक कटा है तो वो शायद मालदा, मुर्शिदाबाद, यानी वो बेल्ट जहां दिनाजपुर के अलावा आप देखेंगे 24 परगना, नॉर्थ साउथ परगना, यहाँ मुस्लिम वोट बैंक था वो 30% से लेकर 66% था। यानी ह्यूज मुस्लिम यहाँ पर वोटिंग करते थे और जो लार्जली टीएमसी के फेवर में जाता था। सो अलग अलग देखें उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि पहला, जो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको कैप्चर करके रखा जाए, उसको कोशिश की जाए कि वो लगातार बना रहे, वो बीजेपी के साथ बीजेपी को वोट करे। नंबर 2, फिर उन्होंने कोशिश की कि क्या हम यहाँ पर यानी मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर दिनाजपुर और परगना, 24 परगना में
क्या यहाँ पर हम किसी भी तरह से डेंट दे सकते हैं टीएमसी को? क्या यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट खड़ा करके वो डेंट दिया जा सकता है? क्या यहाँ पर एसआईआर के थ्रू जो वोट कट रहे हैं उनके थ्रू कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। सो इस तरह से अगर आप देखें कि डिफरेंट पॉलिसीज बनाई गई, डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को उन्होंने लागू करने की बिल्कुल कोशिश की। इम्प्लीमेंट कराया। और वो इम्प्लीमेंटेशन ही आप देखेंगे धीरे धीरे करके, यानी इन्होंने ईट बाय ईट या ब्रिक्स बाय ब्रिक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल। धीरे धीरे करके उन्होंने एक दीवार को चोट पहुंचाई और लॉन्ग टर्म में वो दीवार धराशायी हो गई। बिल्कुल। और एक सर, एक जो जैसे एसआईआर बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आया, लेकिन हम अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो आज़ादी के बाद से कभी पोलराइजेशन वहाँ पे इलेक्शन के टाइम में नहीं हुआ, जो कि पहली बार देखने को मिला। खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और असुरक्षा की भावना जो एक पनपी थी कि भाई बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद बीजेपी पहली बार इस बात को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुई कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी पर भारी पड़ेगी। शुरुआत में ये होता था कि जो बंगाली जनता है, बंगाली जनता को बांग्लादेश से आए हुए लोग अपने जैसे लगते थे, कल्चरली वो एक जैसे थे। उनके लिए तो इशू था जो बिहार और यूपी से पहुंचने वाले या राजस्थान से पहुंचने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में वो बाहरी थे, जो हिंदी भाषी थे। सो वो इक्वेशन को उन्होंने चेंज किया, उनको ये बताया कि जिस तरह से आपकी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर शायद माइनॉरिटी हो जाओगे। बिल्कुल। सो पहला एक कहीं ना कहीं ये जो घुसपैठ का मुद्दा था, घुसपैठिए का मुद्दा था, ये दिमाग में डालने में सफल रहे। नंबर 2 जो बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो है सुरक्षा का। सुरक्षा बहुत बड़ा इशू था। शायद वहाँ पर लंबे समय से एक परंपरा थी कि लेफ्ट के समय भी कि वो डराते थे, धमकाते थे वोटर्स को और अपने फेवर में वोटिंग कराते थे। वही एडॉप्ट किया था टीएमसी ने भी। सो धीरे से अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये चेंज हुआ। 2 लाख से ज़्यादा अगर सेंट्रल फोर्सेज वहाँ लगाई गई, इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जर्वर लगाए गए, इसके अलावा एसआईआर से बहुत सारे यूपी से आईपीएस अधिकारी भी बहुत सारे भेजे गए। सो कहीं ये एश्योरिटी दी गई, साथ में एक बात भी की गई कि ये सेंट्रल फोर्स जो हैं, ये सेंट्रल फोर्स भी चुनाव के बाद 2 महीने तक वहाँ रहेंगी, यानी सुरक्षा की एक गारंटी दी गई। इस गारंटी की वजह से वोटर बिना किसी डर के बाहर निकला, उसने जाके वोटिंग की और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और जो खासकर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जहाँ पे लेफ्ट पार्टीज 35 सालों तक सत्ता में रही, इस समय जो मैं रुझानों में देख रहा हूँ कि लेफ्ट पार्टी खाता भी खोलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, लेफ्ट पार्टी का जो पूरा कैडर है, लेफ्ट पार्टी का जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया टीएमसी। टीएमसी ने 2011 में जिस वोट को अपने फेवर में कन्वर्ट किया, जिस कैडर को अपने फेवर में कन्वर्ट किया, वो लार्जली लेफ्ट का वोट था। सो लेफ्ट को क्लियर कट उन्होंने वहाँ से ग्रास रूट से साफ कर दिया। कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक था, वो धीरे धीरे अपने फेवर में ले गए। थोड़ा बहुत वोट बैंक था, वो बीजेपी अपने फेवर में ले गए। सो अगर बहुत पहले से बात करें तो आज़ादी के बाद से 1967 तक कांग्रेस का राज था। सिद्धार्थ शंकर रे लास्ट वहाँ पे सीएम रहे और उसके बाद फिर वाम मोर्चे ने कब्जा कर लिया और वाम मोर्चे ने लगातार, और बुद्धदेव भट्टाचार्य, क्योंकि वो पढ़ा लिखा स्टेट है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, सो विचारधारा के आधार पर कनेक्ट था। लेकिन इस विचारधारा के पीछे अगर बहुत सारे दर्शकों को हमारे मालूम होगा या शायद नहीं मालूम होगा कि ऑपरेशन बर्गा करके उन्होंने चलाया, जिसमें ज़मीन का बहुत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसके चलते एक बहुत लॉयल वोट बैंक उनके फेवर में क्रिएट हो गया था। उस लॉयल वोट बैंक प्लस टैक्टिक्स, जो भी टैक्टिक्स थी वहाँ पर उनने, जिसको कहते हैं कि पोलिंग बूथ जाम करना और उसके अलावा धमकाना वोटर्स को, और तो सारा मिला जुला के वाम ने लंबे समय तक वहाँ वोट बैंक को अपने कब्जे में किया था। और 34 साल के आसपास। बिल्कुल, मजदूरों और किसानों की बात करते थे। बिल्कुल, लैंड रिफॉर्म्स भी हुए और उसका फायदा भी, जो मैंने ऑपरेशन वर्गा की बात की आपसे। और इसके अलावा जो वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग अगर पूरे देश में देखा जाए, सो ट्रेड यूनियन अगर कहीं सबसे ज़्यादा मजबूत थी तो वहीं पे थी। इंटक एटक से लेकर जो भी ट्रेड यूनियंस थी, रेलवे की ट्रेड यूनियंस थी, सब बंगाल में बहुत मजबूत थी। सर, इसमें एक सोशल फैब्रिक की जब बात होती है, जब हम कहते हैं कि सीए का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि जो राजवंशी कम्युनिटी है, मतुआ कम्युनिटी है, उनका वोटर लिस्ट में नाम आना सीए की वजह से, वो भी बड़ा फैक्टर, क्योंकि कहा जाता है कि वो ट्रेडिशनली बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, क्योंकि बीजेपी की वजह से या केंद्र सरकार की वजह से उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम आया, तो ये फैक्टर भी रहा। राजवंशी है, महिषिया कम्युनिटी है, मतुआ कम्युनिटी है, इस पे क्या आप देखिए,
कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना जो लॉयल वोट बैंक था वो पहचाना। उसको पहचान के अगर आप देखेंगे कि शांतनु ठाकुर से लेके बाकी सबको भी टाइम टू टाइम उन्होंने वेटेज दिया, उनको पद दिए, उनको कोशिश की उनके फेवर में उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की कोशिश की गई और उनको कहा गया कि आपको सारे नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। सो वही था कि घुसपैठिए, अगर वो घुसपैठिए उनके लिए लॉयल बन सकते थे तो यहाँ बीजेपी ने अपने फेवर के, अपने यहाँ उनके हिस्से में जो वोटर्स आ सकते थे, जिन्हें वो अपना लॉयल वोटर्स बना सकते थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने तलाशे, उनको सुविधाएं दी, उनको नर्चर किया, उनके नेताओं को केंद्र सरकार में और बाकी जगह पद दिए गए। तो वो एक धीरे धीरे जो वोट बैंक तैयार किया बीजेपी ने ग्रास रूट लेवल से, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें बहुत बड़ा हाथ आरएसएस का भी है। आरएसएस ने भी लगातार यहाँ पर बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम किया हुआ है। ऐसा लगेगा आपको कि शायद बीजेपी काम कर रही है, लेकिन आरएसएस का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। विशेषकर अगर आप देखें पिछले साल जब चुनाव हुए थे हरियाणा और महाराष्ट्र के जो रिजल्ट आए थे, हरियाणा और महाराष्ट्र के रिजल्ट के साथ ये बात साबित हुई थी कहीं ना कहीं कि ग्रास रूट लेवल पर आरएसएस बेटर तरीके से इम्पैक्ट डालता है, लोगों के माइंडसेट चेंज करने में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। आरएसएस का विशेष संस्थाएं भी उनकी बहुत सारी, किसान यूनियन है, वो शायद उनका तरीका भी बहुत अच्छा, विद्यार्थी परिषद, हाँ जी, वो तरीका भी उनका बहुत अच्छा। तरीका क्या है कि वो शायद डायरेक्ट बात नहीं करते हैं किसी पार्टी के लिए, वो विचारधारा की बात करते हैं, वो मुद्दों पर बात करते हैं और आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो भी ग्रास रूट लेवल, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करते हैं, छोटे ग्रुप्स में बात करके वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। आरएसएस यहाँ बिल्कुल आरएसएस से सर मुझे याद आया कि जो वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी है वहाँ 2 टर्म तक वहाँ के अध्यक्ष रहे दिलीप घोष। वो खुद आरएसएस के कैडर थे और 2010 में उन्हें आरएसएस ने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में काम करेंगे। फिर वो 2 टर्म रहे, उनके टर्म में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सफलताएं मिली। 2019 के लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली, उसमें उनका बड़ा रोल रहता है। तो अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है, तो उसमें शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष का नाम आता है। तो क्या लगता है कि अगर जब सीएम की बात आएगी, सीएम चेहरे की बात आएगी, तो कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बिल्कुल सटा हुआ राज्य है असम। असम में इन्होंने सर्बानंद सोनोवाल इनके सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, एक टर्म रहे। लेकिन जब हेमंता विश्व शर्मा लेके आए ये साथ में, तो दोनों का एक उन्होंने बहुत डेडली कॉम्बो बनाया। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे कि टीएमसी से ही लेके आए ये, और नेताओं को लाने में अगर पिछले स्पेशली मोदी शाह के एज में जो अलग पार्टियों से नेता हैं उनको लाने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, और ये अलग अलग नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर आते हैं। उसकी काबिलियत के हिसाब से उनको रोल्स भी दिए जाते हैं और उनको आगे खड़ा भी किया जाता है। जो मैं आपको हेमंत विश्व शर्मा का बता रहा था कि सर्बानंद के बाद नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनाया उनको। सेम अगर आप देखेंगे बिहार में सम्राट चौधरी बाहर से लाए गए थे और आज वो मुख्यमंत्री हैं। सो यहाँ भी टीएमसी से लाया गया शुभेंदु, इन्होंने पिछले बार ममता को भी नंदीग्राम में हराया था और लगातार एग्रेसिवली काम किया। बिल्कुल। और इस समय भवानीपुर में भी ममता के खिलाफ वो उनका कैंडिडेचर है, और अभी आधे घंटे पहले खबर थी कि 2000 वोटों से ममता बनर्जी से आगे भी है। पीछे, मतलब ममता पीछे चल रही सो कहीं आप देखिए कि ये नेताओं की काबिलियत पहचानने में, ये जो बीजेपी है, ये जो शाह और मोदी की बीजेपी है, ये नेताओं की काबिलियत पहचान रहे हैं, उनको रोल अलॉट कर रहे हैं और उस रोल के हिसाब से कहीं ना कहीं पद देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का। इस तरह का नहीं कर रहे हैं कि कहीं ये बाहर से आए हुए हैं, हमारा कैडर क्या कहेगा। काबिलियत पर फोकस कर रहे हैं, नेताओं से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें हेमंता विश्व शर्मा ने न सिर्फ असम बल्कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एक तरह से बीजेपी की झोली में ला दिया है। वही उसके कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ। स्ट्रेटजिस्ट अगर आप देखें, सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट अगर होंगे तो आज नॉर्थ ईस्ट के लिए वही है। सो अब देखें किस तरह से ये हैट्रिक भी लगती हुई दिख रही है। बिल्कुल हैट्रिक लगेगी, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने जो पोलराइज किया हुआ है, जिस तरह से पूरे चुनाव का कैंपेन लीड किया था हेमंता विश्व शर्मा ने, उन्होंने क्लियर कट पोलराइज करने पर। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको आत्मसात भी कर लिया। उनको बिल्कुल वक्त नहीं लगा उसमें। तो और सर, आज जब हम बात कर रहे हैं, ये आखिरी सवाल है अभी के डिस्कशन में, कि जब पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद अभी तक हमने 2 बार ही सत्ता परिवर्तन देखा। एक तो 77 में जब लेफ्ट पार्टी सत्ता में आई, और एक 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब 3rd टाइम ये चेंजेस आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है जैसे रुझानों में नजर आ रहा है। तो ये दिन कितना ऐतिहासिक है आज का? नहीं, ऐतिहासिक निश्चित तौर पे है कि अगर आप सुनेंगे कि कहीं ना कहीं भाजपा लंबे समय से एक बात कह रही थी कि अंग, बंग और कलिंग। सो अंग का मतलब है अंगराज यानी कि असम की बात करते हैं, कलिंग का मतलब है उड़ीसा। तो
असम तो इनके पास लगातार था, उड़ीसा भी आ उड़ीसा गया। पहली बार जीता है इन्होंने, जी, पिछले टर्म में बिल्कुल। उड़ीसा जीत लिया था। तो इनका सबसे बड़ा अगर चुनौती थी इस मोदी शाह को, अगर जो सबसे बड़ी पीड़ा थी उनकी, वो थी कि बंगाल उनके कब्जे में नहीं आया, बंगाल वो जीत नहीं सके। बंगाल को लेकर उनका एक बड़ा इमोशनल सा कहीं एंगल भी था कि संस्थापक जो थे जनसंघ के या भाजपा की जो पूर्वज पार्टी मानी जाती है जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक कांटा सा उनका धसा हुआ था अंदर, वो बिल्कुल। चाहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य को तो जीत के कम से कम हम बिल्कुल। भाजपा में और शामिल सर करें। So, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मुझे एक प्रसंग याद आया कि 1951 में जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, जी, भारतीय जनसंघ को 2 सीटें मिली थी, एक जी। सीट तो पश्चिम बंगाल से ही बिल्कुल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीत के आए थे। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी की वापसी भी है एक ये हिसाब से देखें। उनको एक तरह से कह सकते हैं श्रद्धा सुमन है उनके, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। आज वो शायद बहुत सेटिस्फाई होंगे। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी की कार्यशैली है उसमें कहीं ना कहीं वो चुप बैठने या संतुष्ट बैठने की जगह वो शायद नेक्स्ट टारगेट अपना साउथ पे कर बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो ही एक जगह है जहाँ पे केरल या तमिलनाडु, जहाँ पे वो शायद अभी वो जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वो एक चुनौती रहेगी। तो बंगाल इलेक्शन ने जिस तरह से पूरे देश का ध्यान खींचा था, जिस तरह से बहुत सारी इसमें लर्निंग्स है, समय समय पे हम बात बिल्कुल। करते रहेंगे आदित्य। और और इसमें पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक अपना मतलब एक एग्जाम्पल है उनके सामने बिल्कुल, कैसे एक बिल्कुल। पार्टी वहाँ पे इतना स्ट्रांग हुई। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पे बात जी। करने के लिए। साथियों बंगाल और बाकी के जो 4 राज्य हैं, कुल 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, पल-पल की खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।